साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लॉर्ड चैंप्स पॉट से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो आज का सेशन जो है अत्यधिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका लॉर्ड चैंप्स पॉट। ठीक है, लॉर्ड चैंप्स पॉट। लॉर्ड चैंप्स पॉट जो है, इनका सर्विस पीरियड देखा गया तो इनका सर्विस पीरियड है आपका 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक। ठीक है, तो आज की सेशन में हम जानेंगे लॉर्ड चैंप्स पॉट के समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो लॉर्ड चैंप्स पॉट अति इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम हम देखते हैं इनके समय में ही आपका 1916 ईस्वी में हम देखते हैं लखनऊ अधिवेशन में आपका कांग्रेस का एकीकरण होता है। कांग्रेस का एकीकरण होता है। और मुस्लिम लीग के साथ क्या होता है, समझौता होता है। मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना किसने किया था और कब हुआ था। यानी कांग्रेस कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 ईस्वी में डॉक्टर ए के ह्यूम ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ए के ह्यूम जो है आपका, ये कौन है आपका डॉक्टर ए के ह्यूम? ये इंडियन सिविल सर्विस का एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो कि इन्होंने भारत का प्रथम राजनीतिक दल की एक स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत का प्रथम राजनीतिक दल है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो मुस्लिम लीग आप देख रहे हैं, मुस्लिम लीग से संबंधित भी आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? तो ढाका में हुआ था। ढाका बोले तो बंगाल का राजधानी है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे यदि हम इसके उद्देश्य को देखते हैं तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य था। तो इसके उद्देश्य से संबंधित भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। पहला इसका उद्देश्य यह था कि आपका मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास जगाना। ठीक है, पहला इसका पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम आपका मुसलमानों के हित के प्रति ब्रिटिश सरकार को हमेशा सजग बनाए रखना। बनाए रखना। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट था। आपका
परीक्षा में यानी स्कूल लेवल के एग्जाम में यह प्रश्नों पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट देख लिए। हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, भाई को निकालकर मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना। देखिए, यहाँ पर किस भय की बात कहा गया है यह भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात हम देखते हैं कि भारतीय लोग जो है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में हो जाती है। ठीक है, यानी जगह जगह आंदोलन होता है, ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ आवाज उठने लगता है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है और मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने के पश्चात इसके जो बुद्धिजीवी है यानी मुस्लिम लीग के जो बुद्धिजीवी है वो क्या करते हैं, आपका एक युवाओं के अंदर में यानी मुस्लिम समुदाय के युवाओं के अंदर में एक उत्तेजना पैदा करती है। उत्तेजना यह है कि देखिए, आप ब्रिटिश को जो दुश्मन समझ रहे हैं, वास्तव में ब्रिटिश दुश्मन नहीं है मुसलमानों का, बल्कि वो हितैषी है। यानी हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है हमारे एकता में फूट डालने के लिए कहीं ना कहीं आपका मुस्लिम लीग की स्थापना में अपनी ओर से भरपूर सहयोग भी करती है और इससे यह परिणाम निकल के आता है कि बहुत युवा जो है यानी जो शिक्षित युवा है वह क्या करते हैं, ब्रिटिशों के साथ मिल जाते हैं और जो मुसलमान वर्ग के जो शिक्षित युवा थे वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही थे, वो हमारे ही समाज में रहते थे। और परिणाम यह निकल के आता है कि वो क्या करते हैं, जो क्रांतिकारी जो थे, जो हमारे तब के समय में जो हिंदू क्रांतिकारी थे, वो क्या करते थे, उन क्रांतिकारियों के नीतियों को ब्रिटिश के सम्मुख उजागर कर देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो है उन क्रांतिकारियों को दबोचने में काफी मुश्किल मेहनत नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो हम यह देखते हैं आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका है और मुस्लिम लीग के उद्देश्य भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके शासन काल में ही आपका रॉयल एक्ट लाया गया था। ठीक है, कौन सा एक्ट? रॉयल एक्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात हम देखते हैं आपका 1919 ईस्वी में, ठीक है, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है, जिस एक्ट को हम लोग रॉयल एक्ट कहते हैं। ठीक है, रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट यह एक ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी विद्रोहियों को नजरबंद किया जा सकता था। ठीक है, किसी भी विद्रोहियों को नजरबंद किया जा सकता था। ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, किसी भी विद्रोहियों के ऊपर में देशद्रोही की संज्ञा लगाकर उसे नजरबंद कर देती थी, उन्हें अरेस्ट कर लेती थी और अरेस्ट करने के दौरान विद्रोहियों को यह भी नहीं बताया जाता था कि किस विद्रोह के आरोप में या किस जुल्म के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है। और उन्हें अरेस्ट करने के पश्चात एक गुप्त अदालत में पेश किया जाता था, जहां उन्हें स्वयं पता नहीं चलता था, ना ही उनके घर परिवार के लोगों को बताया जाता था। ठीक है, और एक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाता था और वहीं पर उनका फैसला सुना दिया जाता था। ठीक है, हम देखते हैं कि रॉयल एक्ट के तहत ही आपका भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव को। ठीक है, तो हम देखते हैं रॉयल एक्ट के विरोध में कई क्रांतिकारी जो हैं इसके विरोध में आवाज भी उठाते हैं। तो ऐसा नहीं कि तब के समय में जो क्रांतिकारी जो थे वो आवाज नहीं उठाए थे। ठीक है, पहले तो हम ले लेते हैं आपका गांधी जी को लेकर। गांधी जी का मानना यह था कि यह एक जो है भारतीयों के लिए
अपमान लायक एक्ट है। ठीक है, तो गांधी जी को हम देखते हैं, गांधी जी का इस एक्ट के विरोध में क्या स्टेटमेंट रहा है, यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्टेटमेंट संबंधित। ठीक है, तो हम देखते हैं गांधी जी आपका रॉयल एक्ट को बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून कहा था। यह गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी गांधी जी ने ये बता दिए थे कि यह जो एक्ट है ये कहीं से भी उचित नहीं है। यही कारण है कि गांधी जी ने इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा था। गांधी जी यहीं तक नहीं रुकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गांधी जी जो है आपका पूरा देशवासियों को अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करते हैं। यानी किस एक्ट के विरोध में? तो आपका रॉयल एक्ट के विरोध में। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि केवल गांधी जी थे जो कि इस एक्ट के विरोध में आवाज उठा रहे थे। ठीक है, एक और थे जिन्हें हम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। ये कौन थे आपका? तो ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने और ये मुस्लिम लीग का सपोर्ट में थे। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनका मानना यह था कि यदि क्रांतिकारी घटना एक बीमारी है तो रॉयल एक्ट इस बीमारी का गलत इलाज है। ठीक है, यह किसका कहना था? यह मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं गांधी जी जो है रॉयल एक्ट के विरोध में केवल अपना स्टेटमेंट देकर रह जाते हैं या रॉयल एक्ट के विरोध में भारतवासियों से अपील करते हैं कि वहाँ रॉयल एक्ट के विरोध में अपमान या याचना दिवस के रूप में पालन करें, बल्कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, रॉयल एक्ट के विरोध में एक आंदोलन भी स्टार्ट करते हैं, जिस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था वो था आपका नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहने का मतलब महात्मा गांधी क्या करते थे, जब भी ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे तो वो अनशन पर बैठ जाते थे, और अनशन पर बैठने के कारण हम देखते हैं उनकी सपोर्ट करने वाले जो लोगों की संख्या थी वह अत्यधिक मात्रा में था। ठीक है, जिसके कारण देश का कानून नीति जो है, कानून व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से बिगड़ने की संभावना बढ़ जाता था, जिसके कारण ब्रिटिश को सोचने पर मजबूर कर देते थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका महात्मा गांधी जो है आपका रॉयल एक्ट के विरोध में आपका एक आंदोलन करते हैं, जिस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह
यह आंदोलन कब करते हैं आपका, तो यह आंदोलन 6 अप्रैल 1919 में करते हैं। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कब किए थे, तो 6 अप्रैल 1919 में करते हैं। और गांधी जी के अनुसार जो यह आंदोलन जो है, यह आंदोलन एक धार्मिक या आध्यात्मिक, ठीक है, यह आध्यात्मिक आंदोलन था महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, और देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हम देखते हैं एक और घटना घटित होता है, जो कि आपका समय था 12 अप्रैल 1919। यह घटना यह था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो पंजाब का अमृतसर में। कई बार परीक्षा में आपका हरियाणा देता है, तो आप भूल से हरियाणा टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला एक प्रांत है। उस प्रांत में हम देखते हैं लगभग आपका 20,000, ठीक है, 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और इकट्ठा का पीछे कारण यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था आपका रॉयल एक्ट के तहत हमारे 2 क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया था, जिनका नाम था आपका डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा थे आपका डॉक्टर सैफुद्दीन। इन 2 व्यक्तियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉयल एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था, और इन्हें छुड़ाने के लिए आपका लगभग 20,000 की संख्या में लोग पंजाब का अमृतसर के एक मैदान में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं इकट्ठा होकर ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे कि किस नीति के तहत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को छुड़ाया जाए ब्रिटिशों के चंगुल से। ठीक है, हालांकि ये असफल होते हैं, नहीं छुड़ा पाते हैं, बल्कि ये तो इनके छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका ठीक संध्या का आपका लगभग 4:30 बज रहा था। 4:30 बजे के आसपास हम देखते हैं जनरल डायर अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ पंजाब के अमृतसर में आता है और सैन्य टुकड़ियों को आदेश देता है कि वो निहत्थे जो 20,000 की संख्या में लोग थे उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जनरल डायर का इस गलत फैसले से लगभग आपका 379, ठीक है, 379 लोग मारे गए थे, लोग शहीद हुए थे। ठीक है, और जनरल डायर जो है आपका इस कार्य को अंजाम देने के लिए ज्यादा समय नहीं लिया था, केवल 10 मिनट। हम देखते हैं आपका 10 मिनट में आपका लगभग ये 165 राउंड गोली चलाया था। ठीक है, अब देखिए जनरल डायर जब इस कार्य को अंजाम देने में सक्षम था, तो ऐसा नहीं भारत के क्रांतिकारी जो हैं वह जनरल डायर को या इस कार्य के अंजाम देने में जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व थे उन्हें बड़ी सहजता से छोड़ देते, ऐसा नहीं। तो हम देखते हैं भले ही जनरल डायर का आपका देहांत हो जाता है। आपका जनरल डायर का देहांत कब होता है, आपका 1927 ईस्वी में जनरल डायर का देहांत होता है। ठीक है, जनरल डायर भले ही मर गया, लेकिन एक क्रांतिकारी जो था वह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना चाहता था। ठीक है,
क्रांतिकारी था आपका उधम सिंह। उधम सिंह, ठीक है। इनका वास्तविक नाम देखा गया तो उधम सिंह का वास्तविक नाम था आपका शेर सिंह, ठीक है। शेर सिंह इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उधम सिंह क्या करते हैं, हम देखते हैं आपका उधम सिंह जो है आपका, ये आपका माइकल ओडियर, उधम सिंह जो है आपका ये माइकल ओडियर को इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान, यानी माइकल ओडियर जो है एक पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी में हम देखते हैं आपका उधम सिंह पहुंचते हैं और उधम सिंह जो है बड़ी चतुराई के साथ वह आर्म्स को लेकर जाते हैं, यानी गन को लेकर जाते हैं। दरअसल बात यह था कि उस समय में हाई लेवल का एक पार्टी हो रहा था, तो सिक्योरिटी जो था काफी टाइट था, यानी उस सभा में हथियार लेकर जाना या विशेषकर भारतीयों के लिए अत्यधिक कठिन कार्य था। तो उधम सिंह क्या करते हैं, एक पुस्तक को लेते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक को देखकर आप समझ सकते हैं ये पुस्तक है। इस पुस्तक को क्या करते हैं, वो बंदूक का शेप में वो काटते हैं, ठीक है, अंदर से, और उसमें बंदूक को रखते हैं और किताब को इस तरह से बंद करते हैं, यानी ये कोवर की तरह उपयोग करते हैं पुस्तक को, और किताब को हाथ में लेकर वह उस पार्टी में यानी उस सभा में पहुंचते हैं और माइकल ओडियर को सामने से बहुत नजदीक से गोली मारते हैं और कहते हैं वहीं पर कि मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। और ऐसा नहीं कि मारकर वहां से बचने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले बताया कि जनरल डायर जब इस तरह का कार्य को अंजाम देने में सक्षम था, तो इस तरह से कार्य का बदला लेने में भी भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो सक्षम थे। हम देखते हैं हम देखते हैं आपका उधम सिंह जो है आपका 1940 ईस्वी में अपने आप को अरेस्ट करा लेते हैं, यानी भागने का प्रयास नहीं करते हैं, और 1940 ईस्वी में उधम सिंह देश के लिए आपका शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और ये उधम सिंह को आपका पेटिएंट एसेसियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप समझ के चलिए तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आज की क्लास में लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित आज की क्लास में वो सामान्य जानकारी मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझो आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि अब तक यदि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किए होंगे तो आप इसमें कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि लाइक, कमेंट और शेयर जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं आपकी बदौलत ही हम इस तरह का वीडियो बनाने में सक्षम होते हैं। और आज क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।